एजुकल एरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र और अकाउंटेंसी में 12th अकाउंटेंसी में हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो इश्यू ऑफ शेयर्स, अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। इस चैप्टर में हम जिस पॉइंट तक अभी पहुंचे हैं वो टॉपिक हमारा है अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन। अंशों के हरण पर मैंने पिछला वीडियो बनाया, 19 नंबर का वीडियो, जिसमें मैंने अंशों के हरण के विषय में उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को समझाया है। तो यदि आप अंशों के हरण पर ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप सर्वप्रथम उस वीडियो को देख लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम इस पर अंशों के हरण पर एक और सवाल लेते हैं और इस सवाल को हल करते हैं। तो ये सवाल है अंशों के हरण पर, देखिएगा लिखा है नमन लिमिटेड, आपकी एनसीईआरटी बुक से है ये, 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी बुक से है। और एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे कि ये सवाल दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। तो देखिएगा इस सवाल को लिखा है नमन लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के, 100 रुपये प्रत्येक के मतलब एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये, प्रत्येक के 20,000 अंशों का निर्गमन किया। नमन लिमिटेड है, कितने अंश निर्गमित कर रही है? 20,000 अंश निर्गमित कर रही है, मतलब 20,000 अंशों के लिए पूंजी इकट्ठा करना चाह रही है। उसने लोगों को आमंत्रित किया 20,000 अंशों को क्रय करने के लिए, मतलब कि 20,000 अंश हमारे खरीदिए, पूंजी लगाइए कंपनी में। ठीक है, 20,000 अंशों के लिए निर्गमन किया और एक अंश का मूल्य, अंकित मूल्य है 100 रुपये। बता रहा है कि ये 100 रुपये किस प्रकार मांगा जा रहा है, जिस पर 25 रुपये आवेदन पर 25 रुपये, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये प्रथम मांग पर और शेष अंतिम मांग पर देय है। 25 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, 25 और 30 55, प्रथम याचना पर 25 रुपये, 55 और 25 80, और 100 रुपये में 20 रुपये बच जाता है, वो अंतिम मांग पर मांगा जा रहा है। ठीक है, एक अंश का मूल्य, अंकित मूल्य 100 रुपये है, पैसा 25 30 25 30, 25 30 25 20, कैसे लिया जा रहा है? 25 30 25 20। ठीक है, आगे हम देखते हैं, लिखा है अनुभा जिसके पास 200 अंश है, अनुभा जिसके पास 200 अंश है, ने आवंटन राशि, अनुभा ने क्या किया? आवंटन राशि और प्रथम और मांग राशि का भुगतान नहीं किया। कहने का अर्थ है अनुभा जिसके पास, जिसने 200 अंश कंपनी के क्रय करके रखा हुआ है, वो क्या कर रही है? आवंटन की और मांग की राशि, मांग की राशि मतलब कि प्रथम याचना की राशि और द्वितीय याचना राशि, दोनों की राशि, ठीक ना। आवंटन राशि और मांग राशि का भुगतान नहीं किया, मतलब दोनों मांगों की और आवंटन की राशि ये नहीं दे रही है, केवल ये आवेदन का ही पैसा दे रही है। अनुभा केवल आवेदन का ही पैसा दे पा रही है, बाकी आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, इनका पैसा नहीं दे पा रही है, जो 200 अंश खरीद के रखी हुई है। आगे सवाल बोलता है और कुमकुम, अभी अनुभा के बारे में बताया, अभी कुमकुम के बारे में बता रहा, और कुमकुम जिसके पास 100 अंश है, कुमकुम ने कंपनी के 100 अंश खरीद के रखे हुए हैं, परचेस किए हुए हैं 100 अंश, ने दोनों मांगों का भुगतान नहीं किया। कुमकुम क्या कर रही है? दोनों मांगों का भुगतान नहीं कर रही है, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, इन दोनों का भुगतान नहीं कर रही है। तो दो जन के बारे में बता रहा है, दो लोगों के बारे में बताया, एक अनुभा और एक कुमकुम। अनुभा के बारे में क्या बता रहा है?
वो केवल आवेदन का पैसा दे रही है। आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, इन तीनों का पैसा नहीं दे रही है। दूसरा कुमकुम के बारे में बताया, कुमकुम क्या कर रही है। कुमकुम आवेदन और आवंटन दोनों का पैसा दे रही है, दो का पैसा नहीं दे रही है। प्रथम मांग और अंतिम याचना, द्वितीय याचना की पैसा नहीं दे रही है। आगे लिखा है कि भुगतान नहीं किया के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों को छोड़कर के अतिरिक्त संपूर्ण राशियां प्राप्त हुई, मतलब इन दोनों की जितना जितना ये लोग नहीं दे रहे हैं उनके अतिरिक्त बाकी लोगों ने सभी समय समय पर पैसा दे दिया। संचालकों ने अनुभा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया। रोजाना मच्चा, ठीक ना, प्रविष्टियां दी कीजिए, मतलब जनरल प्रविष्टि हमको करने बोल रहा है। तो सवाल आप देख रहे हैं, इस सवाल को आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि सवाल आखिर में बोल क्या रहा है। ठीक है, सवाल आप याद रखेंगे तो आपका जो हल है वो आसानी से होगा। ठीक है, तो बार बार आपको सवाल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए आप जब भी सवाल पढ़ें तो उसको अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करें कि आखिर में सवाल क्या कह रहा है। आप सवाल को एक दो बार पढ़ लें, उसको ध्यान रखें, उनके पॉइंट्स को ध्यान रखें। पॉइंट्स को जब ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा, आपको बार बार सवाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम इस सवाल को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं कि सवाल आखिर में कह क्या रहा है, हमको किन किन बातों को याद रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले मैंने बताया था कि थोड़ा सा 2-3 सेक्शन में करके इसको याद कीजिए। तो पहले हम निर्गमन की बात करते हैं कि कंपनी निर्गमन कितना कर रही है। तो निर्गमन कितना कर रही है, 20,000 अंशों के लिए निर्गमन कर रही है। एक अंश का मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना है एक अंश का, एक अंश का अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है। अब ये 100 रुपये किस तरह ले रही है कंपनी, आवेदन पर 25 रुपये ले रही है, आवंटन पर 30 रुपये ले रही है, प्रथम याचना पर 25 रुपये ले रही है, द्वितीय याचना पर 20 रुपये ले रही है। आप जोड़ेंगे तो ये 100 रुपये हो जाएगा। इस तरह वो रकम मांग रही है, 25 आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन पर, प्रथम याचना पर 25 रुपये और द्वितीय याचना पर 20 रुपये। तो ये हो गया किस्त की बात। 20,000 अंश निर्गमित कर रही है, एक अंश का मूल्य, एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपये है, मतलब कि एक अंश अगर कोई खरीदेगा तो उसको 100 रुपये देना पड़ेगा पूंजी के रूप में कंपनी को। पैसा किस तरह मांग रही है, इस तरह 4 किस्तों में पैसा मांग रही है कंपनी। अब आगे सवाल क्या बोलती है कंपनी बोलती है कि अनुभा, 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया इस सवाल में। अनुभा क्या कर रही है, केवल आवेदन की रकम दे रही है 25 रुपये के हिसाब से अपने अंशों पर। उसने 200 अंश लिए हुए हैं, 200 अंश पर 25 रुपये के हिसाब से आवेदन की राशि वो दे रही है। आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय याचना, इन तीनों का पैसा वो नहीं दे रही है। अनुभा के बारे में हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा कुमकुम के बारे में बताया। कुमकुम क्या कर रही है, आवेदन की राशि दे रही है और आवंटन की राशि भी वो दे रही है। प्रथम याचना और द्वितीय याचना का वो रकम नहीं दे रही है। कुमकुम को कितने अंश आवंटित किए गए, कुमकुम को 100 अंश आवंटित किए गए। अनुभा को 200 अंश आवंटित किए गए, मतलब 200 अंश इसने खरीद के रखा हुआ था, इसने 100 अंश ही खरीदा था। ठीक है, तो सवाल फिर कह रहा है कि इन दोनों के अंशों को हरण किया गया। जब देख लिया गया कि ये पूरी राशि नहीं दे पा रहे हैं तो इनके अंशों को हरण किया गया। हमको यहाँ पास पंजी प्रविष्टि देनी है शुरू से लेकर अंत तक, मतलब कि निर्गमन से लेकर हमको हरण तक की पूरी प्रविष्टि देनी है। तो आप इन 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 पॉइंट्स को याद रखिए कि सवाल क्या कह रहा है। निर्गमन, अंकित मूल्य, किस्त किस तरह लिए जाएंगे, कितनी कितनी रकम, और क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, कितना पैसा दिया कितना पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हरण की बात आएगी, अंतिम में हरण की बात आएगी। आपको हरण को ध्यान देना होगा कि आखिर इन सभी से कहाँ तक पैसा मांगा गया, मतलब सभी से अंतिम तक गए, यानी द्वितीय व अंतिम याचना तक सभी से पैसा मांगा गया है, चाहे वो अनुभा हो चाहे वो कुमकुम हो।
सभी से पूरा पैसा मांगा गया, यानी पूंजी जो इनकी पूंजी बनी है अनुभा और कुमकुम की, इनकी पूंजी अंतिम तक बनी है, मतलब अंतिम तक इनसे पैसा मांगा गया है। तो पूंजी के रूप में क्या किया गया होगा, इनकी पूंजी पूरी 100 रुपये से बन गई, मतलब जितने जितने अंश ये मांगे हैं 100 रुपये से इनकी पूंजी बन चुकी है, मतलब पूंजी में हमने क्रिएट कर दिया है। जबकि इन्होंने पैसा तो नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो पूंजी नहीं बननी चाहिए भाई, पूंजी के रूप में इन्होंने पैसा दिया नहीं, फिर भी हमने क्या किया, इनकी पूंजी को बना दिया। मतलब कि पूंजी क्या होता है, जब भी पैसा प्राप्त करने का समय आता है तो उससे पहले ही पूंजी की प्रविष्टि कर दिया है, मतलब दे पहले कर दिया जाता है, फिर पैसा प्राप्त किया जाता है, तो पूंजी पहले ही बना दी जाती है। तो हम हरण में देखेंगे कि हरण में किस तरह हम प्रविष्टि करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हरण में क्या करना होता है कि पूंजी को वहां पर समाप्त करना होता है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ कि सभी से पूरा पैसा मांगा गया है और उनकी पूंजी बना दी गई है। तो हमने सवाल को देख लिया, आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो आप देखेंगे इस सवाल के हल को, तो ये सवाल हमने पढ़ा, अब उसके नीचे मैंने आपको ये हल बनाकर बताया हुआ है। आप ध्यान रखेंगे कि पहले आवेदन की बात आएगी, आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी। आवेदन की बात आएगी, आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी। लोगों को निर्गमन कितना किया गया, 20,000 अंश निर्गमित किए हैं, 20,000 अंश निर्गमित किए और उतने ही आवेदन भी आए, यानी 20,000 निर्गमित किए और 20,000 आवेदन भी आए। सभी लोगों ने आवेदन 20,000 अंशों के लिए आवेदन किया। आवेदन राशि 25 रुपये, एक अंश का दाम 25 रुपये, 25 रुपये के हिसाब से राशि प्राप्त की जाएगी। तो प्रविष्टि करेंगे पहले प्राप्त करने की, फिर उसके बाद पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की हम प्रविष्टि करेंगे। तो पहले प्राप्त करने की प्रविष्टि देखते हैं। बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से पैसा प्राप्त होगा, आवेदन का बैंक खाते को डेबिट करेंगे, आवेदन को क्रिएट कर दिया जाएगा। तो 20,000 अंशों पे 25 रुपए के हिसाब से 25 दूनी 50 यानी 5 लाख रुपए होता है। 5 लाख रुपए प्राप्त कर लिया गया। 20,000 अंशों पर 25 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। तो ये आवेदन की राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं कि आवेदन की राशि जो प्राप्त की उसको पूंजी खाते में अंतरित करने की प्रविष्टि, यानी पूंजी वाली प्रविष्टि की जाएगी। तो आवेदन खाते को डेबिट करके पूंजी खाते को क्रिएट कर दिया जाएगा। अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। 20,000 अंशों पे 25 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 20,000 अंशों पर 25 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाता में अंतरित। तो ये हमने आवेदन की दोनों प्रविष्टियां देख ली, पैसा प्राप्त करने की और उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। अब उसके बाद हम आते हैं आवंटन में। आवंटन में भी वैसे 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद रकम प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आवेदन में क्या कुछ नया बोल रहा है क्या, कि पूरी राशि प्राप्त हुई कि नहीं हुई, कि एडजस्टमेंट तो नहीं करना है, ठीक ना। तो हम आवेदन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सवाल में बोला गया था कि आवेदन कितने का है, आवेदन 30 रुपए का है। और क्या हो रहा है, आवेदन बोल रहा हूँ, आवंटन, गलती से आवेदन बोल दिया गया। आवंटन कितने का है, आवंटन 30 रुपए का है। आवंटन 30 रुपए का है। और क्या हो रहा है, आवंटन में अनुभाग, आप ध्यान देंगे अनुभाग के बारे में बताया हुआ है। अनुभाग जो आवंटन की राशि, प्रथम याचना की राशि और द्वितीय याचना की राशि, तीनों की राशि नहीं दे रही है वो, तो आवंटन से उसने देना बंद कर दिया। तो आवंटन में जब पहुंचेंगे तो अवशिष्ट याचना आने लगेगा। आवंटन में अनुभाग जो 200 अंशों पर उसको 200 अंश आवंटित किए गए हैं, 200 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये अनुभाग नहीं देगी, केवल अनुभाग ही यहाँ पास आएगी। जो कुमकुम है वो प्रथम याचना से पैसा नहीं दे, तो कुमकुम यहाँ पास पैसा दे रही है, आवंटन में वो पैसा दे रही है, प्रथम याचना में वो पैसा नहीं देगी कुमकुम, मगर अनुभाग जो है वो आवंटन से ही पैसा नहीं दे रही। तो यहाँ पास अनुभाग के लिए अवशिष्ट याचना आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पास अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि जो होती है जब हम पैसा प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पास आवंटन में क्या हो रहा है, आवंटन में हमको पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आवंटन में जो पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है वो अवशिष्ट याचना में आने लगेगा। तो अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि कहाँ पास करेंगे, आवंटन की प्राप्त वाली, क्योंकि आवंटन में अवशिष्ट याचना हो रहा है, तो आवंटन की जो प्राप्त वाली प्रविष्टि उसमें हमको क्या करना होगा, अवशिष्ट याचना के बारे में लिखना होगा। आप अवशिष्ट याचना खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं, ठीक है। मैंने अवशिष्ट याचना की वीडियो में वहां पास आपको अवशिष्ट याचना
खोल कर प्रविष्टि करने को बताई, यानी ओपन करके उसकी प्रविष्टि करने को बताई। यहाँ पर मैं उसकी खाते को नहीं खोलूंगा, ठीक है। आप खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि आप उसको ओपन करते हैं, यानी अवशिष्ट याचना खाते को यदि ओपन करते हैं तो किस तरह आपको प्रविष्टि करनी होगी। इस वीडियो को देख के आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो। नहीं चाहे तो इस तरह भी वीडियो कर सकते हैं। वैसे भारत में अधिकतर अवशिष्ट याचना खाता को खोला जाता है, नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा। अधिकतर आप बुक में देखेंगे तो अवशिष्ट याचना नहीं खोला हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है कि इस वीडियो में अवशिष्ट याचना खाते को ओपन नहीं किया है, ठीक है। तो हम देखेंगे इस सवाल को, इस प्रविष्टि को आवंटन के लिए। आवंटन की पहले पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, पहले पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो आप देखेंगे कि 200 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हुई, बाकी 20,000 में से, ठीक ना, 19,800 अंशों पर राशि प्राप्त कर ली गई है। तो पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित, पूरी 20,000 से पहले पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि कंपनी को ये नहीं मालूम होता कि पूरे लोग पैसा नहीं देंगे। वो तो ये सोचती है कि सभी लोग क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, इसलिए पहले पूंजी खाते में वो हस्तांतरित कर देती है, बताती है कि इतना पैसा प्राप्त होगा। इसलिए हम जब पूंजी वाली प्रविष्टि करते हैं तो उसको पूरे से ही करते हैं कि इतने लोग पैसा देंगे। तो देखिएगा इसकी पूंजी वाली प्रविष्टि, अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन को डेबिट करेंगे, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से, अंश आवंटन खाता डेबिट, आवंटन खाते को डेबिट करेंगे, पूंजी खाते को क्रेडिट कर देंगे। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए प्राप्त होगा। 20,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, मतलब समय आने पर, कंपनी बता दी कि समय आ गया, लोग पैसा देंगे, फिर क्या होगा, इसकी राशि को प्राप्त किया जाएगा। तो बैंक खाता डेबिट, प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त करने की, बैंक में पैसा आएगा, बैंक खाता डेबिट। अंश आवंटन खाता से, अंश आवंटन जो आप डेबिट करके चालू किए थे उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे जब पैसा प्राप्त होगा तो, ठीक है। अब देखेंगे आवंटन खाता आपका 6 लाख से चालू है, तो यहाँ पर 6 लाख से बंद होना चाहिए था, मगर यहाँ पर मैंने 5,94,000 से इसको बंद किया है। क्यों बंद किया है, क्योंकि आवंटन पे 6,000 रुपये कम प्राप्त हो रहा है। तो इसके कैलकुलेशन को आप देखिएगा कि इसके कैलकुलेशन, ये आवंटन पर प्राप्त राशि, मतलब आवंटन के समय कितनी राशि प्राप्त करेंगे हम, उसकी गणना मैंने की हुई है। आप देखिएगा 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से, आवंटन का बता रहा हूँ, 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए प्राप्त करना चाहिए था। 20,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए प्राप्त करना चाहिए था। उसमें से क्या हुआ, अनुभा जो 200 अंश रखी हुई थी, अनुभा जो 200 अंश रखी हुई थी वो क्या करेगी, पैसा नहीं देगी। अनुभा जो 200 अंश रखी हुई थी वो 30 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं देगी, तो 6,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। आवंटन पर 6 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए था, उसमें से 6,000 रुपये प्राप्त नहीं होगा, तो कितनी राशि प्राप्त होगी, 5,94,000 रुपये प्राप्त होगी। तो इसी प्रविष्टि को हम यहाँ पास करेंगे। अवशिष्ट याचना जो कितना है, अवशिष्ट याचना 6,000 रुपये का, इसकी प्रविष्टि, मैंने इसका खाता नहीं खोला है, आप चाहें तो खाता खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोल सकते हैं। वहाँ पास अगर आप खाता खोलते हैं तो अवशिष्ट याचना को आपको डेबिट करना होगा। तो ये हमारा आवंटन का प्राप्त करने की प्रविष्टि, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 5,94,000 रुपये प्राप्त होगा, और आवंटन खाते को हम 5,94,000 से ही बंद कर देंगे। अभी भी देखेंगे आप आवंटन खाता यहाँ पर 6,000 रुपये से डेबिट है, इसको बंद नहीं किया, यानी 6,000 रुपये से अभी भी चालू है। ये डेबिट होकर चालू हुआ है, इसको क्रेडिट करके हमने क्लोज किया, मगर क्या अभी भी ये 6,000 रुपये से चालू है। इसको बंद कहाँ पर करेंगे, जब हरण की प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर क्या होता है, जो जो राशियां नहीं प्राप्त की जाती उनको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो आवंटन की राशि हम नहीं प्राप्त की है, तो वहां पर जाकर आवंटन को क्रेडिट कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा 6,000 रुपये जो राशि नहीं प्राप्त की है। इसलिए यहाँ पर आप इसको चालू ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अवशिष्ट याचना लिख देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपने अवशिष्ट याचना खाते को खोल दिया, तो यहाँ पर 6,000 रुपये लिख कर फिर क्या होता, ये आवंटन जो है वो 6 लाख से बंद हो जाता। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, क्या हुआ कि आपने अवशिष्ट याचना यहाँ पर खोल दिया, फिर जब आप वहां पर हड़ में जाते तो इस अवशिष्ट याचना को आप जो डेबिट करके रखे उसको वहां पर क्रेडिट कर देते, तो वहां पर ये बंद हो जाता। कहने का अर्थ है कि आप जो यहाँ पर 6,000 रुपये यहाँ पर जो चालू करके रखे हुए हैं उसको क्या करते, आप यहाँ पर ले आते,
यहाँ पर अवशिष्ट याचना खाते में उसको चालू कर देते हैं। फिर अवशिष्ट याचना क्या करते हैं, वहां पर जाकर बंद कर दे। तो बात वही होता, आप चाहे प्रविष्टि करें या ना करें, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है कि 19,800 अंशों पर, ठीक है, राशि प्राप्त कर रहे हैं। पूरे 20,000 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त किया। कितने प्राप्त किया, 19,800 अंशों पर 30 रुपए। 19,800 अंशों पर 30 रुपए आवंटन, 30 रुपए का आवंटन, 30 रुपए प्रति अंश आवंटन, राशि प्राप्त, राशि प्राप्त कर ली गई। इसके आगे अगर आप लिखना चाहें तो आप भी लिख सकते हैं कि 200 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त की गई। फिर हम चलते हैं प्रथम याचना पर। प्रथम याचना की भी 2 प्रविष्टियां होंगी, पहले पूंजी खाते में अंतरित करने की, फिर उसके बाद उसको पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो थोड़ा सा प्रथम याचना को भी रिकॉल करते हैं कि प्रथम याचना में क्या बोल रहा है। तो प्रथम याचना बोल रहा है 25 रुपए का है। प्रथम याचना 25 रुपए का है। और क्या बोल रहा है प्रथम याचना के बारे में, 2 लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, अनुभा और कुमकुम दोनों ही पैसा नहीं दे रहे हैं। अनुभा तो पहले आवंटन से ही पैसा नहीं दे रही थी, उसने आवंटन और दोनों मांग का भी पैसा नहीं दिया। उसके साथ साथ कुमकुम भी आ जाती है, और कुमकुम जो दोनों याचनाओं का पैसा नहीं दे रही है। तो यहाँ पर प्रथम याचना में क्या हो रहा है, प्रथम याचना में 25 रुपए की प्रथम याचना है, और 2 व्यक्ति, जो एक 200 अंश रखा हुआ है अनुभा और एक 100 अंश रखी हुई है कुमकुम, ये दोनों ही पैसा नहीं दे रहे प्रथम याचना का। तो प्रथम याचना में अवशिष्ट याचना हो रहा है। प्रथम याचना में क्या हो रहा है, अवशिष्ट याचना हो रहा है। अवशिष्ट याचना कहाँ पर होगा, जब पैसा प्राप्त करेंगे तब वहां पर अवशिष्ट याचना होगा। पहले कंपनी जब पूंजी में हस्तांतरित करती तो ये बताती कि सभी लोगों से पैसा मांगा गया, यानी पूंजी को पूरे से बनाएगी वो। ऐसा नहीं, पूंजी काट के नहीं बनाएगी, जो लोग पैसा नहीं दे रहे उसको काट के नहीं बनाएगी, वो अपने पूरे से पूंजी बनाएगी। कंपनी ये सोचती है कि मैं अभी भी पैसा मांगूंगी तो लोग क्या करेंगे, पूरा पैसा दे देंगे, इसलिए पूरे पूंजी से वो बनाती है। तो देखिएगा, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। प्रथम याचना बनाया गया, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से। अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों पर, 20,000 अंश निर्गमित किए जा रहे हैं। 20,000 अंशों पर 25 रुपए प्रति अंश, 5 लाख रुपए मांगा जाएगा। पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, 5 लाख रुपए की समय आ गया है प्रथम याचना का, लोग पैसा देंगे। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन को देखते हैं। क्या है कि इस पर भी पूरा पैसा प्राप्त नहीं होगा, अनुभा और कुमकुम दोनों ही पैसा नहीं देंगे। तो हम देखते हैं प्रथम याचना पर कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। प्रथम याचना में प्राप्त राशि, तो आप देखिएगा 20,000 अंशों पे 25 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है, 300 अंश, मतलब कि 200 अनुभा का और 100 कुमकुम का, ये दोनों का मिलाकर 300 अंश हो जाता है। 300 अंशों पे 25 रुपए के हिसाब से नहीं पैसा प्राप्त नहीं होगा, यानी 300 को 25 से आप गुणा करेंगे तो 25 से 75 और 2 शून्य लग जाएगा, तो 7,500 रुपये हो जाता है, जो प्राप्त नहीं होगा। जहां पास 5 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए वहां पर 7,500 रुपये नहीं प्राप्त होगा। तो कितनी राशि प्राप्त होगी प्रथम याचना में, 4,92,500 रुपये, 4,92,500 रुपये ये प्राप्त होगी। करके दिखाने में इतनी राशि हमको प्राप्त होगी। और अवशिष्ट याचना कितना हो गया, 7,500 रुपये का। आप चाहे तो खाता खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं, ठीक ना। मैंने यहाँ पास नहीं खोला हुआ है। तो अब चलते हैं प्रथम याचना की राशि प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त कर रहे हैं, बैंक खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता से। अंश प्रथम याचना खाता को वहां पर मैंने कितने से डेबिट करके रखा हुआ है, वहां पर मैंने 5 लाख से डेबिट करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे प्रथम याचना को 5 लाख से डेबिट करके रखा हुआ है, तो 5 लाख से क्रेडिट करना चाहिए था, मगर क्या हो रही है कि 7,500 रुपये प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रथम याचना को 4,92,000 से ही क्लोज कर देंगे, 7,500 रुपये को चालू ही रहने देंगे डेबिट करके। तो बैंक खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता से 4,92,000 रुपये प्राप्त हुआ, 4,92,500 रुपये प्राप्त हुआ। 4,92,500 रुपये से हमारा प्रथम याचना बंद हो जाएगा। हम यहाँ पास प्रथम याचना को 7,500 से डेबिट रख चालू ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, राशि प्राप्त नहीं हुई है, जब हरण करेंगे तो इसको वापस क्रेडिट करके क्लोज किया जाएगा। अब आते हैं द्वितीय याचना में। तो द्वितीय याचना में क्या, द्वितीय याचना के पॉइंट्स को हम रिकॉल करते हैं। द्वितीय याचना 20 रुपए का है, ध्यान देंगे आप, 25, 30, 25, 20, 25 रुपये आवेदन का, 30 रुपये आवंटन का, 25 रुपये प्रथम याचना का और 20 रुपये द्वितीय याचना का। तो द्वितीय याचना 20 रुपये का है, द्वितीय याचना 20 रुपये का।
ठीक है, कंपनी सभी से पैसा मांगेगी, यानी पूंजी को बनाएगी 20,000 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए, 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए पूरे पूंजी को बनाएगी। और क्या होगा इसमें, फिर वही अनुभा और कुमकुम, ये दोनों ही द्वितीय याचना की भी राशि नहीं दे रहे हैं। तो द्वितीय याचना की राशि नहीं देंगे तो वहां पर भी क्या होगा, अवशिष्ट आएगा, मतलब राशि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो अभी पहले पूंजी वाली प्रविष्टि देखते हैं, फिर इसके बाद इसको देखेंगे और इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। तो अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से 20,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से कंपनी पूरा पैसा मांगेगी 4 लाख। बताएगी 20,000 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्य होने पर, मतलब समय आने पर। अब इसका पैसा प्राप्त किया जाएगा, तो जैसे ही हम पैसा प्राप्त करेंगे, इसके कैलकुलेशन को थोड़ा हम देखते हैं। तो देखिए ये द्वितीय याचना का कैलकुलेशन है। द्वितीय याचना में क्या हो रहा है, 20,000 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए, इतना पैसा मांगा जाएगा। अब क्या हो रहा है, अनुभा और कुमकुम दोनों मिलाकर 300 अंश रखे हुए हैं, अनुभा और कुमकुम मिलाकर दोनों 300 अंश रखे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, द्वितीय याचना का पैसा नहीं दे रहे हैं। 300 अंशों पे 20 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये नहीं प्राप्त होगा, तो 3,94,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। बैंक से हम 3,94,000 की प्रविष्टि करेंगे, बैंक में इतना दिखाएंगे। ये हो गया अवशिष्ट याचना, मतलब पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। 6,000 रुपये का अवशिष्ट याचना, आप चाहे तो इसका खाता खोल भी सकते हैं, इससे खाते खोल कर प्रविष्टि कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक ना, इसकी प्रविष्टि आप नहीं करेंगे, आप सीधे बंद करेंगे कहाँ पर, जब हरण करेंगे तब। ठीक है, 20,000 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए प्राप्त करना चाहिए था। 300 अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हुई, 20 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये नहीं प्राप्त हुई 3,94,000। बैंक से हम 3,94,000 से प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी प्राप्त वाली प्रविष्टि देखते हैं। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से 3,94,000 अवशिष्ट याचना मैंने यहाँ पास नहीं लिखा हुआ है। 19,700 अंशों पर 20,000 में से 300 घट गया, 19,700 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्त। तो ये हमारा द्वितीय याचना तक पूरा हो गया। द्वितीय याचना तक कंपनी सभी से पैसा मांग रही थी और उनके पूंजी को क्रिएट करते, यानी मतलब कि पूंजी को वो बनाते गई है, पूरे लोगों की पूंजी उसने बनाया है, सभी से पैसा मांगा और अंतिम तक उसने पूंजी बनाया अनुभा और कुमकुम का भी। तो जब हम अनुभा और कुमकुम के अंशों को हरण की प्रविष्टि देखेंगे, तो जब इनकी पूंजी को बंद करेंगे तो वहां पर पूरे 100 रुपए से बंद करेंगे, क्योंकि पूंजी 100 रुपए से बनाई गई है। जितने से पूंजी बनाई जाती है उतने से इसको क्लोज किया जाता है। तो देखिए अब इसके हरण की पूंजी खाते को बंद करेंगे। अभी तक पूंजी क्रेडिट होती आ रही थी, उन दोनों की पूंजी क्रेडिट होती आ रही थी, उन दोनों की पूंजी को डेबिट करके बंद करेंगे, मतलब कि अब उनको अंशधारी नहीं रखेंगे। तो जब वो अंशधारी थे तो क्या कर रहे थे, उनकी पूंजी क्रेडिट करते आ रहे थे। अब उनका कोई भी अंश कंपनी के पास नहीं है, मतलब कंपनी के अंशों को वो खरीद के नहीं रखे हुए, मालिक नहीं है, तो उनकी सभी चीज़ों को बंद किया जाएगा। जो क्रेडिट कर चुके थे उसको डेबिट करते जाएंगे, और जो डेबिट करते गए थे उसको क्रेडिट करके क्लोज करते जाएंगे। तो देखिएगा पूंजी उनकी क्रेडिट थी, आज डेबिट करके क्लोज की जाएगी। पूरी पूंजी को 100 रुपये से, यानी पूरे अंतिम तक बना दिया गया 100 रुपये से। अंश पूंजी खाता डेबिट बंद किए, 300 अंशों पे 100 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये इनसे लेना था पूंजी के रूप में। अंश हरण, मतलब जितना पैसा प्राप्त हो गया उसको हरण में डालेंगे। और आवंटन पर कौन पैसा नहीं दिया, आवंटन पर अनुभव नहीं दी, तो आवंटन को बंद किया जाएगा। प्रथम याचना पर दोनों ही नहीं दिए, द्वितीय याचना पर दोनों ही नहीं दिए, तो आवंटन को क्लोज करेंगे। वहां पास आप देखेंगे डेबिट होकर 6,000 से चालू था, आज क्रेडिट करके 6,000 से बंद कर देंगे। प्रथम याचना डेबिट होकर वहां पर 7,500 से चालू था, आज उसको 7,500 से क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा। द्वितीय याचना 6,000 से डेबिट होकर चालू था, आज इसको 6,000 से क्रेडिट करके बंद कर दिया जाएगा। तो ये पैसा जब्ती करने का, मतलब जितना पैसा प्राप्त हो गया उसको जब्त करेंगे क्रेडिट करके, जितना पैसा नहीं मिला उसको क्रेडिट करते जाएंगे। ठीक है, 30,000 रुपये मिलना चाहिए था, उसमें से 10,500 रुपये मिल चुका है। इसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगा अभी। 10,500 रुपये मिल चुका है, बाकी ये तीनों रकम नहीं मिली है। जो पैसा मिल चुका है उसको जब्त करेंगे, जो पैसा नहीं मिला है उसको क्रेडिट करके बंद करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रविष्टि को, अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश हरण खाता से जो पैसा प्राप्त हो गया उसको हरण में डालेंगे। अंश आवंटन खाता से, आवंटन वहां पर डेबिट करके चालू था, क्रेडिट करके बंद किए।
अंश प्रथम याचना ये भी डेबिट होकर चालू था, इसको भी बंद किया। अंश प्रथम याचना खाता से और अंश द्वितीय अंतिम याचना खाता से। तो देखिए आप, ठीक ना, 200 अंशों पे 30 रुपए के हिसाब से आवंटन 30 रुपए था, वहां पर केवल अनुभाग आवंटन का पैसा नहीं दिए। 200 अंशों पे 30 रुपए से 6,000 रुपए से आवंटन बंद हो गया। 300 अंशों पे 25 रुपए के 7,500 से ये बंद हो गया, और 300 अंशों पे 20 रुपए सब 6,000 रुपए से ये बंद हो गया। 300 अंशों को हरण किया गया। थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन को हम समझते हैं, तो हरण के कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा देखिएगा। तो ये अनुभा और कुमकुम दोनों का मैंने अलग अलग बनाया हुआ है, अनुभा और कुमकुम। ये अनुभा क्या कर रही है, केवल आवेदन की रकम दे रही है, आवेदन का राशि दे रही है। 200 अंशों पर आवेदन 25 रुपए के साथ 5,000 रुपए उसने दे दिया। अनुभा से कितना लेना था, 200 अंश इसको आवंटित किए थे, 100 रुपए के हिसाब से इससे 20,000 रुपए लेने थे। इससे 20,000 रुपए लेने थे, इसने केवल 5,000 रुपए ही दिया, इसने 15,000 रुपए नहीं दिया। इसी के चलते इसके अंशों को हरण कर लिया गया। 5,000 इसने दिया है, 15,000 रुपए नहीं दिया। उसी तरह कुमकुम आवेदन का पैसा दे रही है, आवंटन का भी पैसा दे रही है, प्रथम याचना द्वितीय याचना का पैसा नहीं दे रही है। तो कितना रकम दे दी, उसने 100 अंश रखा हुआ है, आवेदन 25 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए आवेदन पर दे दिया। 100 अंशों के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए आवंटन का दे दिया। इसने 5,500 रुपए दिया। इससे लेना कितना था, इसको 300 अंश आवंटित, इसको 100 अंश आवंटित किए गए थे। 100 अंश 100 रुपए के हिसाब से होता है 10,000 रुपए इससे लेना था। इसने 5,500 रुपए दे दिया, तो इससे 4,500 रुपए प्राप्त नहीं हुआ। 4,500 रुपये नहीं प्राप्त हुआ। तो दोनों को मिलाकर कितना राशि नहीं प्राप्त हुई, 19,500 रुपये नहीं प्राप्त हुआ। और प्राप्त कितना हुआ, 5,000 प्लस 5,500, 5,000 इसका, 5,500 इसका, दोनों को मिलाकर 10,500 रुपये प्राप्त हो गया है। 19,500 नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 30,000 रुपये हो जाता है। 30,000 रुपये लेना था, उसमें 10,500 रुपये प्राप्त हो गया। ये 19,500 नहीं प्राप्त हुआ, वहाँ पर हमने इसको अलग अलग करके बताया हुआ है। 6,000, 7,500 और 6,000 जब जोड़ेंगे आप, 6 6 12 और 7 19,500 हो जाता है। तो 10,500 प्राप्त कर लिए हैं, 19,500 नहीं प्राप्त किए, 30,000 रुपये इनसे प्राप्त करना चाहिए था। आपने देखा कि 10,000 कैसे निकाला। अनुभा केवल आवेदन का रकम दे रही है, उसने 200 अंश लिया, वो 25 रुपये से 5,000 रुपये होता है। कुमकुम केवल आवेदन और आवंटन का रकम दे रही है, इसका पूरा मिलाकर 5,500 रुपये होता है। 5,000 इसका, 5,500 इसका, दोनों का मिलाकर 10,500 रुपये प्राप्त हो गया है। तो हम इसको देखते हैं, इसकी प्रविष्टि को हरण में हम डालेंगे 10,500 रुपये। तो ये हमारा हरण पे एक सवाल था, इस सवाल को मैंने आपको बनाकर बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आए, इसके कैलकुलेशन और इसके हल आपको आसानी से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे इसी पर मैं और वीडियो बनाऊंगा। अब हमारा ये जो सवाल था वो सममूल्य पर था, यानी कि अंशों का निर्गमन किस पर किया गया। अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य मतलब सम मूल्य पर ही किया गया। जब सम मूल्य के सवाल को हमने देखा, अभी और भी पॉइंट्स यानी हरण पे आएंगे। जब प्रीमियम पे सवाल अभी आएगा, प्रीमियम पर हम देखेंगे कि प्रीमियम की जब अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, तो उस समय हरण यदि होता है तो किस तरह प्रविष्टि की जाती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।